कुणाल ने कहा। समझती क्या है वो अपने आप को? कुणाल की आवाज़ सुनते ही कामनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का बदला हुआ रूप देखे। वो दौड़कर गार्डन के बाहर की ओर आ गई। हाई हील के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इनसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भाग कर गई और किसी तरह गिरती पड़ती कुणाल के पास पहुंचकर फूली हुई सांसों से उसने कुणाल से कहा। कामनी ने कहा, कुणाल अंदर मत जाओ। कुणाल ने यह सुनकर चौंक कर कहा, क्या बात है? बोले, नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब उस मोटी के मुंह लगकर क्या मिलेगा तुम्हें? तुम अपना मूड खराब मत करो प्लीज। लेकिन कुणाल ने कामनी को साइड में धकेलते हुए अंदर की ओर जाने की कोशिश की। इससे कामनी और ज्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर कुणाल को पकड़कर वहीं रोक लिया। कुणाल इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खड़े खड़े अनिका पर चिल्लाना शुरू किया। समझते क्या है? वो अपने आप को 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल न पाए इसके पहले कामनी ने सोचा, वो दरअसल तुमसे मिलने से मैं उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो की थी, अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी है ना, इसलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामनी आगे बोली, यू नो वाट, वो तो मान ही नहीं रही थी। वो तो थोड़े पैसों की लालच दी, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने की को राजी हुई। कुणाल, जिसके साथ कामनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कामनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोली, कम विथ मी। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के यहाँ साथ आकर एंजॉय करो। मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। कहते हुए वो कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ ले जाती है। कामनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के अंदर की तरफ भागती हुई चली गई। कामनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और बंगले के अंदर चली गई। उसी वक्त कुणाल के फ़ोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइस इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब वो बहुत ही जल्दी एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज से उसने अपने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे सेक कर खोलने लगा और खुशी खुशी में दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामनी भागी भागी घर के अंदर की तरफ आई और अपने दोस्तों के पास गई और उनसे कहा, जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो ताकि वो अनिका की तरफ ना आ जाए, वो अनिका का बदला हुआ स्वरूप ना देख सके। उसके दोस्तों के जाते ही कामनी तेज कदमों से अनिका के पास गई, जो एक कोने में सब कुछ खड़ी होकर देख रही थी। कामनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामनी के सामने देखती रही, मानो दोनों आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रही हों। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकेगा वाला युद्ध चलता रहा। लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी,
बस इतना कहूँगी, कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामनी के अंदर और गुस्सा फूट गया और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर बिजनेस। मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामनी जितनी मुंहफट थी उतनी शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशन का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती। अनिका कामनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और नासमझ भी नहीं थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामनी को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना कहे मुड़कर जाने लगी। यह देखकर कामनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल से पन्ने पलटते हुए कामनी बोली, वैसे किसके लिए बचा कर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि कामनी बात खत्म करे, अनिका ने कामनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कई ज़्यादा तेज गूंज थी उस तमाचे की। कामनी के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कामनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गईं। अनिका गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो जवान खींच लूंगी तेरी, एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा ज़्यादा बह रहा था। अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था कामनी ने। बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ और बोली तो अनिका तो सच में कुछ ना कुछ कर देगी। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल जाती है। जैसे ही अनिका ने टैक्सी रोकी तभी वहाँ भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठ कर चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेज निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंखों के दौर अब तक नहीं डरा था। वो दुनिया में हर चीज़ से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे यह उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल थी। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी ज़िंदगी इस सबसे बड़ी पहेली को नहीं सुलझा पा रही थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर वो भी कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सब सोच ही रही थी कि वो तभी अचानक से कुछ याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फ़ोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फ़ोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर ने फ़ोन उठाकर कहा, अनिका बेटी कैसी हो, क्या बात है, आज इतने सालों बाद कंपनी के मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया। अनिका अपनी आवाज़ को साफ करते हुए कुछ कहती है, नहीं 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 अंकल, मैं तो सिर्फ कागज़ पर कंपनी की मालकिन हूँ। अब कंपनी तो असली में आप चला रहे हैं। एक्चुअली अंकल, बस यह पूछने के लिए फ़ोन किया है मैंने कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना। मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूँ समझ लो डूबती हुई नाव में छेद पकड़ कर बैठा हुआ हूँ, फिर भी सालाना 4-5 लाख प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दिया करूँगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खैर आप अपना ख्याल रखिएगा। फ़ोन काट कर अनिका वापस से एक गहरी सांस लेती है और सोच में डूब जाती है। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी तो कोई न कोई बात है जो छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की
और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बेंगलोर चली गई। इसीलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला ही नहीं। इसलिए अब कामनी के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरह टैक्सी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आया कि रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट और आइसक्रीम ला कर देगी। इसलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल के पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल की रिसेप्शन से होकर लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई। उसे लगा कहीं कंपनी के चक्कर में घर वालों ने और कामनी और कुणाल ने उसके पीछे कोई गुंडे तो नहीं भिजवा दिए हैं। खुद के डर को छुपाते हुए उसने कहा, कौन है आप लोग, और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा, सॉरी मैम, हमें आपका सामान चेक करने की अनुमति दी गई है। अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करके मिलेगा क्या। उसके पास सिर्फ एक पर्स है और रास्ते से दिया हुआ चॉकलेट और आइसक्रीम का पार्सल। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर वो पार्सल ज़मीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी उंगली आइसक्रीम के पैक में डाली और फिर वही उंगली उसने अपने मुंह से टेस्ट की और फिर अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा। यस सर, पॉजिटिव, इट इज़ चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लगा जैसे अनिका के पास उसे कोई बम मिल गया हो। ये देखकर अनिका हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं। तभी एक टॉल, स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जो लाइन, स्टबल बियर्ड, सिंपल जीन्स और पोलो नेक टी शर्ट में रोहित मारवाह हॉलीवुड के किसी एक्टर से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फ़ोटो देखी थी। वो उसे तुरंत पहचान गई, लेकिन इस वक्त रोहित अनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। अनिका ने बड़ी सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू कांट डू दिस टू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक रोहित की नज़र अनिका के चेहरे पर पड़ी। अनिका की गहरी काली आंखें, लंबे काले घने कमर तक बाल और सिंपल पहनावे में निखरती हुई खूबसूरती को देखकर रोहित एक सेकंड के लिए भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल वो अपनी सेंस में आता है और चेहरे पर बिना किसी भाव का, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो और फिर खुद ही पुलिस को बुलाओ। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित बोल क्या रहा है। तभी रोहित ने अनिका को वार्न करते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलीशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसा बदतमीज व्यवहार करो। आई कैन सी यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा। रोहित अनिका की यह बात सुनकर तुरंत भड़क गया और कहता है, आई न्यू इट। तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल मेरी है। तब तो यह भी जानती होंगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसीलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो और फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों? होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका को शक की नज़रों से देखते जा रहे थे। अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वह कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली। रोहित जाने से पहले
अपनी चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माई सन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक शक पा गए थे कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टिक टॉक गूंज रही थी। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छप चुका था। ना जाने क्यों जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया और इसलिए मुड़कर अनिका को देखने जाता है। तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते हुए वेटर से टकरा जाता है और सारी प्लेट्स जमीन पर गिर गईं। रोहित ने वेटर को देखा और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहाँ से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबाया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला वो पाँव पलट कर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पाँव दरवाजे के बीच में आया, जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शर्ट में खड़ा हुआ था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुल गया। अनिका ने गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कान में ईयरफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज़्यादा नीची आवाज़ निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं हैं। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी हैं। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफ़ी लड़कियां ट्राई कर चुकी हैं यह वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं, मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ना वो किसी के पास जाते हैं और न कोई उनके और आर्यन के पास आ सकता है मेरे सिवा। अनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो गई। इससे पहले सनी ने अपना पाँव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ क्यों हो रहा था। दूसरी तरफ गुलेरी हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद भूल चुके थे कि वो कामनी के बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से हो गई। तभी वहाँ गौतम, कामनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर आते हैं। कामनी ने कुणाल को खुश करने के लिए एक हाथ पकड़ कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। कामनी इस तरह हकीकत से अनजान थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी गौतम ने सभी को खुश करने के लिए कुणाल से कहा, कांग्रेचुलेसन, आज कामनी की बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को यह तोहफा। गौतम ने कुणाल को डाइवोर्स पेपर्स थमा दिए। कुणाल ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा। फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर्स को देखकर मैं बता नहीं सकता कि कितना हल्का फील कर रहा हूँ। आई एम ए फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने भी मजा के अंदाज में कहा, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जल्दी ही तुम्हारी और कामनी की शादी कर देंगे। यह सुनते ही कुणाल का मूड खराब हो गया। गौतम से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स है। जब तक कंपनी के पेपर्स साइन नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे और न मैं करूँगा। कुणाल आखिरी पैग नीटी पी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। होटल पैराडाइज। तिलमिलाई अनिका अपने कमरे में आई, अपना पर्स सोफे पर फेंका और पाँव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर उसने देखा रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा
1 सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। वांट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप किया। बिना सोचे 1 सेकंड में बटन दबा दिया। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा हुआ था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरो सर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया, लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईडी हेड सैम को फ़ोन लगाया। रोहित काफ़ी डोमिनेट आवाज़ में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज़ सुनकर सैम को जैसे ही पसीने छूटने लगे। रोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था कि लोगों पर कि अगर रोहित ने याद किया है तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर के पूछता है, यस यस सर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है, पता करो वह मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहाँ भी होंगी मैं उसे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊँगा। सैम के लिए यह काम आउट ऑफ ऑफिशियल वर्क था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, इट्स इलीगल। रोहित कहीं नाराज न हो जाए इसलिए खुद अपनी ओर से कह देता, व्हाट, आई गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाउंड आउट। निराश होकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। तभी उसके फ़ोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यन इज नॉट वेल। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ रोहित को ऐसे भागते हुए देखकर परेशान हो गया। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं करता था। जब तक लिफ्ट 24वें फ्लोर तक पहुंचती है तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहाँ रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था।